लेकिन वसुंधरा राजे की बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने के बाद उनकी सलाह मानी जाएगी, मुझे लगता है नहीं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अभी भी योगी जी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो प्रधानमंत्री के लिए कभी कह दो नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री ऐसा बनाते हैं कि भाई वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सके, वो हमारा नेतृत्व स्वीकार करे और हमारे अनुसार कहे कि भाई अब आप देखिए कोई भी प्रधानमंत्री के नाम बिना या अमित शाह के नाम बिना कोई काम ही नहीं होता। पहले वाली सिद्धांतों की राजनीति खत्म हो गई। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और हमारे इस खास शो के खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, उनकी राजनीतिक चेतना और राजनीतिक समझ किसी से छुपी नहीं है। राजस्थान में हूँ पिछले कई दिनों से और आज हम अपने इस खास एपिसोड में राजस्थान की राजनीति पर बात करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, 2 जगह मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और तीसरा राज्य राजस्थान हो सकता है जहां मंत्रिमंडल का विस्तार हो, क्योंकि 30 की कैबिनेट में 6 मंत्रियों की जगह भी खाली है। सीएम भजन लाल शर्मा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। अब देखना है कि क्या राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। राजस्थान की राजनीति किस करवट बैठेगी 2028 से पहले, वसुंधरा राजे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, सचिन पायलट क्या बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस को मजबूत करेंगे, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान की राजनीति के प्रखर विद्वान, पकड़ अच्छी रखते हैं राजस्थान की राजनीति में और लंबा 4 दशकों से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है। हमारे साथ है श्याम लाल सुंदर शर्मा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और नाम करेक्ट कर देता हूँ, श्याम सुंदर शर्मा सही। और सर बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में। सर सबसे पहले तो आपसे यही मैं समझना चाहता हूँ कि 5 राज्यों के चुनाव हो गए और 2 जगह मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। सीएम भजन लाल शर्मा लगातार दिल्ली जा रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार निकट भविष्य में राजस्थान की राजनीति में और राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। राकेश जी बात सही कि जब 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और वहां पर बीजेपी का परचम फहराया है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान की अब निगाहें संजोर लगी हुई है। आप देखिएगा यूपी के में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, छत्तीसगढ़ में पहले ही हो चुका। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बहुत बार चर्चा हुई क्योंकि चुनाव होने के कारण से टाला जा रहा है। अब अभी हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी बयान दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्दी होने वाला, 10-15 दिन में होने वाला है। और अभी मुख्यमंत्री जी बी एस संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल के आए, उससे पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी से भी मिल चुके हैं। तो राजस्थान की राजनीति में बार बार सोचा जा रहा है कि आखिर राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा, और यहाँ के मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी कई बार सवाल निशान खड़े होने लगे कि कुछ मंत्रियों को हटाए जाने की बात भी आ रही है। बहुत सारी बातें हैं कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये राजस्थान में जयपुर से 4 मंत्री, जैसे 2 डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री, सारी राजस्थान में जयपुर में एक केंद्रीय बिंदु बना हुआ है। तो मेरे को लगता है कुछ लोगों को हटाए जाकर के संगठन में लाए जाने की बात होगी और संगठन में जो काम काज कर रहे हैं उनको मंत्रिमंडल में लाए जाने की बात बहुत दिन से चल रही है। जैसे सृजन कृपलानी है, पुराना व्यक्ति है, उसको लाए जाने की पहले ही बात हो रही थी। वसुंधरा राजे में लाया, पार्लियामेंट का मेंबर भी कई बार है, उनको लाने की एक बाली से आते हैं। वसुंधरा राजे की राज्य मंत्री रहे, उनको भी लाने की बात हो रही है। और 2-3 लोग और हैं जिनको की ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि जैसे अभी सरदार कम्युनिटी का कोई नहीं, ऐसी स्थिति में सरदार कम्युनिटी का किसी को लाया जाएगा तो बरार है वो लाया जा सकता है, क्योंकि सुरेंद्र टीटी को मंत्रिमंडल में लेके आ गए थे, चुनाव हार गया था, इस कारण से वो हट गया था। तो इस स्थिति को जातिगत आधार पर भी कहा जा सकता है कि जैन समाज के इसको लाया जा सकता है। महिला में जैसे किरण महेश्वरी की लड़की है, दीप्ति महेश्वरी, इस तरह से 5-6 लोगों को ला करके कुछ लोगों को निकाला। हो सकता है कि गुजरात की पेटेंट पे कहीं राजस्थान में भी बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं कर सकते, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मुख्यमंत्री का बदला जाना तो अभी संभव नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो वही करते हैं जो केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार चलता है। उनके ऊपर कोई ऐसा करप्शन का भी चार्ज नहीं है अभी तक। मंत्री जैसे राजस्थान में जिस प्रकार से कोई मंत्रिमंडल का विस्तार, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। 15-20 दिन में हमारे राजस्थान में भी मंत्रिमंडल या तो व्यापक फेरबदल होगा, नहीं तो 5-6 लोगों को
लाकर के 4-5 लोगों को हटाए जाने की बात तो निश्चित तौर पे की जा रही है। सर, जैसे राजस्थान की राजनीति में दो धुरी दिख रही है, एक वसुंधरा के इर्द-गिर्द है और दूसरा केंद्र के इर्द-गिर्द है, जिसका हम एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से भजन लाल शर्मा को मान सकते हैं। तो क्या ये भी एक मुख्य कारण है कि जो एक्सपेंशन में कैबिनेट एक्सपेंशन में लेट हो रहा है, क्योंकि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने वो भी राजस्थान आकर जा चुके हैं। क्या कहीं यहाँ पर मामला फंस रहा है कि वसुंधरा राजे ज्यादा लोग अपने चाह रही है कैबिनेट में? देखिए, वसुंधरा राजे का जमाना, पुराना जमाना बीत गया जी। क्योंकि अगर उसके अनुरूप अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता तो पहले वाले मंत्रिमंडल जो वो तो 70 लोगों को बैठ गई थी लेकर के, कहने लगे कि मैं ही करूंगी। क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीतिक खेल चला और वो उनको एक साइडलाइन कर दिया गया, वो अब बहुत ज्यादा बोलती नहीं है। उनके लोग भ्रष्ट लोगों को तो लेंगे नहीं। अब जैसे कालीचरण शराब की बात आती है, कालीचरण शराब अच्छा व्यक्तित्व नहीं है और बुजुर्ग भी हो गया इस तरह से। उनके बहुत सारे लोग, अच्छे लोगों को ले जाने वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे की बहुत ज्यादा विचार विमर्श करने के बाद उनकी सलाह मानी जाएगी, मुझे लगता है नहीं। अमित शाह की राजनीति खेल है और देखिए हमारे यहाँ सुनील बंसल है। सुनील बंसल आपने देखा यूपी में भी प्रभावी रहा और अभी बंगाल में रहा, कोटपुतली का रहने वाला है। और देखिए कि हमारे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष भी यहाँ से है, लोकसभा अध्यक्ष की राय ली जाएगी। वसुंधरा राजे की राय लेने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं, तो राज्यपाल बनाने की बात आई थी, राज्यपाल के लिए मना कर दिया। आप क्योंकि अपने पुत्र का भविष्य और पोते का भविष्य देखने के लिए, और अब वो जिस तरह से पहले चाहती थी राजनीतिक खेल अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके बेटे के साथ मतलब न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है? 5 बार के लगभग सांसद हो गए हैं उनके, वसुंधरा राजे के सुपुत्र, तो मतलब उनको भी अकोमोडेट नहीं कर रहे, ना सेंटर में ना स्टेट में कहीं पे कुछ। राकेश जी, आप पहली बार जब मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री, तो ये अब सांसदों को लेकर के बैठ करके 21 सांसदों को लेकर के अपने राजस्थान हाउस में बैठ गई थी कि निहाल चंद को मत बनाओ, उसको मत बनाओ, मेरे अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार करो। उस वक्त से ही तब आके दिखाई थी मोदी ने, तो उसको मत बन गया कि हाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी। तो ये राजनीति खेल, दबाव में राजनीति करती आई है, वो दबाव अब चल नहीं पा रहा। देखिए दुष्यंत किसके कारण जीतता है? खुद के कारण नहीं जीतता है, वो अपनी माँ के कारण जीतता है। 5 बार सांसद बना तो खुद के कारण। अभी आज की स्थिति में वो खुद निर्णय कुछ भी नहीं करता। अभी भी कोई रैली करनी होती, जाना होता है, पैदल यात्रा कर रही है, अभी बीच में करी थी उन्होंने, तो वो माँ के कारण उसका बहुत ज्यादा अस्तित्व में नहीं है। इसलिए मोदी जी, मुझे नहीं लगता कि उसके पुत्र को मंत्रिमंडल में लेंगे, मुझे नहीं लगता। बार बार तो कहा जा रहा है उसका, क्योंकि बहुत सारे प्रभावी लोगों को नहीं लिया जा रहा मंत्रिमंडल में। अब अनुराग ठाकुर वगैरह को बाहर कर दिया गया। हमारे देखिए राजवर्धन सिंह जो राठौड़ यहाँ आ गए, मुझे लगता है केंद्र अब राजवर्धन सिंह को फिर मंत्रिमंडल से निकाला जाएगा क्या? या देखिए कि 2 डिप्टी सीएम जिस प्रकार से हमारे यहाँ बेरवा है, जो वो भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, उनके ऊपर आरोप लगे कहीं वहाँ बहुत सारी चीजें। तो मेरे को लगता है कि डिप्टी सीएम एक रहेगी, 2 रहेगी या दोनों बदले जाएंगे, बहुत सारा बदलाव की स्थिति निश्चित हो सकती है। और वसुंधरा राजे की बार बार आप कह रहे हैं, उसका पुत्र का भविष्य इंडिविजुअल स्तर पे नहीं है, वो किसी तरह के प्रभावी भूमिका में मुझे नजर नहीं आता कि वो फैसले कर पाता होगा, कुछ कर पाता होगा। इस कारण से उसको बहुत बड़ा दर्जा, अब छठी बार टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इसमें भी संशय लगता है। वो उसका अभी पोता, अभी तो 25 साल का हुआ नहीं चुनाव, लेकिन हाँ टिकट लेने के लिए, और खुद अगर वो ऐसी भी स्थिति बनी तो खुद भी टिकट ले सकती है। तो इसलिए बहुत सारा राजनीतिक खेल पुराना भैरव सिंह जी के टाइम में इनको लाए इसलिए थे कि राजस्थान की राजनीति में बहुत प्रभावी ढंग से काम करेंगे। लेकिन आपने देखा उस वक्त किस तरह की सेकंड टेन्योर में बहुत ज्यादा केंद्र के नेतृत्व को माना नहीं, अपने अनुसार कामकाज किया। उसका परिणाम है कि इनको बाहर कर दिया। भजन लाल शर्मा जो पहली बार जीते थे, वो मुख्यमंत्री के रूप में आए, और मुख्यमंत्री वो प्रभावी ढंग से काम भी इसलिए कर पा रहे क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं करते, वो अपने केंद्र के नेतृत्व में जो कुछ कहते हैं वो कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ का बदलाव अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री को बदलेंगे या मंत्रिमंडल में विस्तार तो स्वाभाविक है, क्योंकि 2.5 साल के बाद हर जगह बदलाव होता है और 6 पद खाली भी पड़े हैं। खाली पदों की वजह मुझे लगता है कुछ को हटाया भी जाएगा, कुछ को लाया जाएगा। तो अगर मुझे कई बार तो लगता है गुजरात की तरह परिवर्तन नहीं हो जाएगा। ये देखिए आने वाला समय निर्णय करेगा। लेकिन हाँ, राजस्थान में मंत्रिमंडल का फेरबदल और निगम बोर्ड जो कि बन नहीं पाए, केवल 9 ही बने, तो इसलिए बहुत सारे निगम बोर्ड भी बनेंगे और सब चीजें सामने आएगी। सर, आपका लगभग 4 दशकों का अनुभव है और मुख्य तौर पर राजस्थान की पत्रकारिता आपने की।
एक विजुअल आया था जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, जब नाम अनाउंस होना था, माफ कीजिएगा, वो राजनाथ सिंह ने पर्ची निकाल के वसुंधरा को दी और वो थोड़ा सकपका गई। दिल्ली में अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आई। आप बड़े करीब से आपने बीजेपी की राजनीति को देखा है या कांग्रेस की, उसके बाद क्या हुआ? मतलब ठीक है, पर्ची वाला तो वाकया सबने देखा, उसके बाद क्या हुआ? राजस्थान की बीजेपी में वसुंधरा कैसे मानी और क्या मतलब कि पूरा माहौल, राजनीति किस तरीके से बदलती चली गई वहां से? ये बात सही है कि मैं भी था उस वक्त जब भाजपा हो रही थी। राजनाथ सिंह विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में यही सर्वसम्मति बनी कि जो केंद्र में नेतृत्व क्या आएगा वो ही होगा। तो केंद्र राजनाथ सिंह ने पर्ची, राजनाथ सिंह को तो पता था कि इसका नाम है, राजनाथ सिंह ने को वसुंधरा जी को पर्ची दी और वसुंधरा जी ने एक बार तो कहा आप ही बोल दीजिए क्योंकि मैं अपना नाम कैसे अनाउंस करूंगी, उनको लग रहा अच्छा, तो उसको ऐसा पता ही नहीं। राजनाथ सिंह ने पर्ची खोल के पढ़ो तो सही है क्या नाम, तो उन्होंने जैसी पर्ची खोली तो शौक होना ही था कि भजनलाल शर्मा जैसे का नाम आ गया, जो भजनलाल शर्मा कभी सोचा नहीं था, पहली बार का विधायक बना और विधायक बनने के बाद अगर वो मुख्यमंत्री पद पर आता है और उसका नाम खुलता है तो ये तो लगता ही है। उस वक्त उनको शौक लगा, लेकिन उनको ये था, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई आप नहीं पढ़ पा रहे तो मैं बोल देता हूँ कि भजनलाल शर्मा को, और कोई नाम है क्या, और कोई नाम है क्या? नहीं नहीं कोई नाम नहीं है। तो उस समय जिस तरह से वसुंधरा का नाम काटा गया और जिस प्रकार से वसुंधरा को सबक सिखाया गया कि उसी को पर्ची देकर उसी के नाम से उसके मुंह से बुलवाया गया कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। अब ये भी था कि भाई नेतृत्व कहाँ से आया है, फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, इसलिए हाई ऊपर का लेवल का फैसला होने के बाद कोई चारा नहीं था, इसलिए नाम की घोषणा भी हो नहीं सर, ये बीजेपी में एक अलग तरीके का ट्रेंड दिखा 2014 के बाद, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, या बीजेपी एक तरीके से मोदी वाली जो बीजेपी का टैग हो गया कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में भी पीछे से निकलकर सीएम आए, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, कई जगह के तो सीएम के नाम आम जनता से पूछ लीजिए वो नहीं जान पाएगा। कांग्रेस में है कि हाँ भाई अभी केरल जीता उन्होंने, तो चर्चा है किसी वेणुगोपाल, किसी एक दो नाम हाथ तय है। तो ये बीजेपी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है अब जो बदल गया है कि भाई जो कद्दावर है किसी राज्य का उसको मत बनाओ, जो पीछे खड़ा बंदा है उसको आगे लेके आओ, कारण क्या है? देखिए 2014 में जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था मोदी जी को, राजनाथ सिंह ने बनाया था, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिएगा चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है, उस पैसा खर्च के लिए कौन लेके आएगा इतना बड़ा बजट? तो जब अगर इतना बड़ा बजट मोदी जी और अमित शाह ला सकते हैं तो फिर सारी पार्टी का नेतृत्व भी उन्हीं के आधार पर चलेगा, क्योंकि उनके आधार पर आगे जब 2029 का जब चुनाव होगा लोकसभा का तो उसमें भी पैसा तो पार्टी के लिए चाहिए ना, पैसा पार्टी के लिए चाहिए, पैसा कौन लाएगा? इसलिए निश्चित तौर पर नेतृत्व तो अभी तो अमित शाह की रणनीति के अलावा किसी की रणनीति चलेगी नहीं, क्योंकि वो जिस तरह कैंपेनिंग करके बंगाल जैसे राज्य को अगर जीत जाते हैं तो बाकी तो अब जीतने के लिए दिक्कत नहीं। अभी देखिए मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अभी भी योगी जी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं प्रधानमंत्री के लिए कभी कह दूं, इसलिए वो अपने सीमितता के दायरे में करके उनको बता दिया कि अब पार्टी उसी के अनुसार चलती है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके अनुसार बन गया तो फिर बाकी की चीजें तो कुछ भी नहीं है ना, बाकी की पार्टी। अब हमारे राजस्थान में संगठन महामंत्री है नहीं, जो संगठन महामंत्री नहीं है तो फिर कारण क्या है कि मुख्यमंत्री के अनुसार काम चले। संगठन महामंत्री बहुत प्रभावी ढंग से भूमिका निभाता है, तो पहले हमारे चंद्रशेखर थे वो चले गए तेलंगाना, उसके बाद कोई बना नहीं। वसुंधरा राजे के समय में भी बहुत टाइम तक संगठन महामंत्री नहीं रहा था, संगठन मंत्री बात, इसलिए नेतृत्व उसी को प्रदान किया जाता है जिसके अंदर धन बल, बाहुबल और सारी चीजें होती है। अब बीजेपी में दो व्यक्ति हैं जिनके पास सब कुछ है और उसके अनुरूप कर रहे हैं और फिर वो श्रेय किसको देते, कार्यकर्ता को देते हैं, क्योंकि पता है कि कार्यकर्ता नहीं, नेतृत्व के कारण सब कुछ हो रहा है। तो अभी भी मैं कह सकता हूँ कि आने वाला 2029 का चुनाव अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो ये सब जो भजनलाल शर्मा, मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री हैं, उनमें मतलब ये आपकी बात से या मेरी समझ से जो समझ है कि लोग कभी सेंटर के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करेंगे या आंख दिखाना, दबाव की राजनीति अब सेंट्रलाइज्ड हो गई है कि, जो होगा दिल्ली से होगा, आप उस कुर्सी पे बैठो, आदेश जो आएंगे वो
वो दिल्ली से आएंगे और उसी के आधार पर काम होगा। मैं तो आपको थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ उपराष्ट्रपति के बारे में। जगदीप धनखड़ राजस्थान, अगर उपराष्ट्रपति पद को जिस प्रकार से हटाया जा सकता है, मुख्यमंत्री तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री ऐसा बनाते हैं कि भाई वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सके, वो हमारा नेतृत्व स्वीकार करे और हमारे अनुसार कहे कि भाई अब आप देखिए कोई भी प्रधानमंत्री के नाम बिना या अमित शाह के नाम बिना कोई काम ही नहीं होता, आप सुन लीजिएगा। तो इस स्थिति में वो अपने से प्रभावी नेता नहीं लाते। राजनाथ सिंह तो है, गडकरी है, बाकी केंद्र में भी कोई बड़ा नेता दिखता नहीं मुझे। जेपी नड्डा भी कोई लाए थे तो वहीं से लाए थे, हिमाचल से जब लाए थे। तो इसी स्थिति में कह सकता हूँ कि अभी प्रभावी ढंग के अंदर दो ही नेता नाम दिखते हैं, एक अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है और किसी भी स्थिति आती है, राजस्थान का फैसला हो, मध्य प्रदेश का फैसला हो, छत्तीसगढ़ का फैसला हो, बिहार का फैसला हो, सब जगह किसके आधार पर हो रहा है। अब नीतीश कुमार को अगर दिल्ली ले गए, क्यों ले गए? इस तरह से उनके बेटे को कुछ भी नहीं जानता तो उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रभावी भूमिका में अभी जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे नहीं लगता कि अमित शाह को कोई पीछे कर पाएगा या नरेंद्र मोदी को अभी कोई पीछे कर पाएगा। देखिए नेतृत्व में अब आरएसएस कितना प्रभावी ढंग से क्या भूमिका नहीं पा रहा है। गडकरी निश्चित तौर पर आपने देखा होगा किसी भी कार्यक्रम में जाते नहीं है, जिस प्रकार राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा खड़े मिलते हैं। आप देखिए कोई भी जब होता है, जीत होती है राज्यों की, आप प्रधानमंत्री जी आते हैं तो जिस प्रकार स्वागत सत्कार होता है, तो वहां पर गडकरी नहीं दिखते, बाकी सब नेता दिखते हैं। तो देखिए बहुत सारी राजनीतिक खेल अब, क्योंकि बहुत बड़ा खेल अलग तरह का हो गया है, राजनीति करना सरल नहीं है। किसी भी आधार पर कोई व्यक्ति विशेष व्यक्ति आ जाए नहीं, तो जिसका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी अमित शाह का है वही है। राजस्थान की राजनीति में तो मैं अभी भी कह सकता हूँ कि दोनों ही नेताओं की चलती है, कोई भी फैसला होता है तो वहीं से दिखता है। तो अभी बहुत सारी चीजें राजस्थान में मेरे को बहुत बदलाव की भी दिक्कत है। अभी तो नहीं बदलाव होता है, क्योंकि अभी तो हम पंजाब का चुनाव की बहुत बड़ी बात है, उत्तराखंड और यूपी और पंजाब चैलेंजिंग स्थिति है। और चैलेंजिंग स्थिति में अभी से आपने देखा होगा किस तरह से प्रभावी तरीके से भूमिका प्रधानमंत्री तो यूपी से देखते हैं। अब बाकी के देखिए पंजाब में जो तोड़फोड़ करी है, सारी चीजें हुई है, वो सब खेल इसी का है कि आने वाली राजनीति किस प्रकार की हो। और ये राजनीति का खेल पहले वाली सिद्धांतों की राजनीति खत्म हो गई। अब आप राजस्थान में या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के कितने लोग बीजेपी में आ गए, और बीजेपी में कई प्रभाव भूमिका में तो नहीं है इतने, क्योंकि मंत्री तो है ही आज। तो इसी स्थिति में कहा जा सकता है कि अब जीत के लिए व्यक्ति चाहिए, राजनीति के लिए व्यक्ति नहीं चाहिए। जो जिताएगा वही व्यक्ति आगे जाएगा। सर, वसुंधरा राजे का एक बयान आया कि भाई मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाई, लोग कहते हैं मेरा काम करा दो, अब अपना अपना आप लोग देख लो। मतलब वसुंधरा राजे मान चुकी है कि अब वो चलेगा नहीं मामला, कि ठीक है भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, बनी रहो, और जो थोड़ी बहुत राजनीति खींच के चल रही है वो चलाते रहे। मतलब हार मान लिया क्या इस बयान के बाद से? हालांकि उन्होंने सफाई दे दी थी कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। अपने बेटे की क्षेत्र के कहा था कि भाई मेरी नहीं चल पा रही तो मैं क्या करूँ तुम्हारा काम, तो उनका बात मैंने ऐसा नहीं कहा। वो तो देखिएगा जब राजस्थान में तो स्थापना दिवस मनाया जा रहा था तो बोल रही थी कि बीजेपी के लोगों को और पुराने कार्यकर्ताओं को पद दिए जाने चाहिए, बोली थी। लेकिन खुद भूल गए, जब खुद शासन में थी किस तरह के लोगों को पद दिए, किस तरह की बातें की। सैद्धांतिक पद जब खुद के पास होता है मुख्यमंत्री का पद, तो उस वक्त भूल जाती है वो किस तरह के लोगों को लाए, किस तरह की सबके सामने है। क्योंकि संगठन पे कब्जा करता है मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री तो संगठन पे भी कब्जा नहीं कर पाए। तो जी, ये तो केवल केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार जो कहते हैं वो कर देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का अलग तरह का, और राजस्थान में भी ऐसा है कि मुख्यमंत्री का कक्ष भाजपा के कार्यालय में है, अभी बनाया, अभी थोड़े दिन पहले। उससे पहले वसुंधरा राजे ने बनाया। वसुंधरा राजे प्रदेश अध्यक्ष थी, मुख्यमंत्री बन गई थी, और मुख्यमंत्री बनने का जब अशोक परनामी प्रदेश अध्यक्ष, तो उनका कार्यालय आगे बनाया गया, पीछे उनका कार्यालय था। तो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री बैठते थे, लेकिन कभी कभी जाते तो उन्होंने अपना कक्ष बनाया है वहाँ पर। ये एक पहला पेटेंट है। बाकी जगह मुझे पता नहीं, प्रदेशों में है भी नहीं। मुख्यमंत्री का कार्यालय थोड़ी होता है प्रदेश, क्योंकि उसका अस्तित्व प्रदेश अध्यक्ष का कम हो जाता है। फिर अगर मुख्यमंत्री बैठा तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष के पास तो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष सरल स्वभाव के हैं और बहुत ज्यादा राजनीति प्रधानमंत्री के जाति से है, और उन्हीं के मेहरबानी से राज्यसभा के सदस्य बने, और ये
प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। ये सहजता से बोल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, इस तरह के प्रदेश अध्यक्ष। सर 2014 में 25 की 25 सीट बीजेपी जीत गई, 19 में 25 की 25, 24 में क्या हो गया? 14 ही सीट आई, 8 कांग्रेस जीत गई, बाकी 3 उसके सहयोगी दल जीत गए। ये बात सही है कि राजस्थान में जब भजनलाल की सरकार बनी, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा में लेकिन उसका पैटर्न बदल गया। कांग्रेस ने जिस तरह से मिलकर के चुनाव लड़ा, अब देखिए माकपा के साथ चुनाव लड़ा, देखिए गोविंद सिंह डोटासरा बड़े चतुर चालाक हैं, भले ही उनको अब आगे बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से माकपा का साथ दिया सीकर से, क्योंकि चुनाव जो वहाँ के मौजूदा सांसद थे भाजपा के, वो कभी राजनीति में तो आए, शुरू में आए, वो जीत गए 2 बार, तीसरी बार में चुनाव हार गए, और उसके बाद कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस ने साथ दिया कि हनुमान बेनीवाल जीता। अब आप देखिए बाप पार्टी थी, राजकुमार रोत मिले था, उसके राजकुमार रोत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं लिया, कहा हमको जरूरत, कांग्रेस जबरदस्ती आ रही थी, और महेंद्रजीत मालवीय जो चुनाव लड़े थे वो चुनाव, ये 3 सीटें तो बीजेपी इसलिए हारी कि कांग्रेस के साथ मिल गई, इसलिए 3 सीटें। और बाकी जगह भी देखेगा कि जब जिस तरह का प्रभावी भूमिका होनी चाहिए थी, तो हमारे सांसद राजौरिया जैसे कुछ था ही नहीं कि किस तरह कहाँ से लाए, क्या वो पता नहीं, इसलिए बहुत लोग जो चुनाव हारे, जिनका अस्तित्व ठीक ठाक नहीं था, वो चुनाव हारे, बाकी तो भी चुनाव हारे नहीं। जहाँ पे जिस तरह की स्थिति थी, वो तो बीजेपी के इलाके में तो जीते, जहाँ आपका अस्तित्व था ही नहीं, वहाँ हारे चुनाव। और वहाँ ऐसे लोगों को चुनाव में टिकट दे दिया गया जिसकी विरोध भी था और कुछ नए भी थे। संगठन भी थोड़ा सा बटा हुआ था क्या सर 24 में? संगठन तो था ही नहीं ना, संगठन की स्थिति तो बड़ी कमजोर थी। संगठन तो जिस तरह से वसुंधरा राजे ने अपने आधार पर जिलाध्यक्ष बनाए, अपने आधार पर प्रदेश कार्यकारिणी बनाई, सब वसुंधरा राजे के थे सब कुछ, और किसी का था ही नहीं। तो इसलिए बीजेपी का संगठन जिस तरह के मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए नेता विचारे कहते थे हमको टिकट दो, टिकट दे, वसुंधरा राजे फैसला करती थी आगे, तो इसलिए उसको धराशायी करने के लिए भजनलाल शर्मा जैसे का भाग्य खुला और मुख्यमंत्री बने। और बाकी के लोगों को आपने भी देखा कि जिस प्रकार से नए लोगों को तरजीह देकर के पार्लियामेंट का मेंबर बनाने का जिताने का काम किया, और बहुत सारे को पार्लियामेंट के मेंबर हटा करके विधायक, क्योंकि हमारी कमजोर स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए तो पार्लियामेंट के मेंबर 5 लड़ाए गए थे यहाँ पर, और फिर जीते हुए 5 के 5। तो ये परिवर्तन का दौर नरेंद्र मोदी और अमित शाह रणनीतिकार बड़े अलग तरह के हैं, और अमित शाह का नेतृत्व हमारे राजस्थान से बहुत अच्छा लगा हो रहा है। जब वो संकट के समय में थे, वो राजस्थान के लोगों के माध्यम से सर्वाइव कर पाए थे बहुत सारी चीजें अंदर से। सर सचिन पायलट को बीजेपी बुला रही है, सचिन प्रेम एकदम से जाग गया। महेंद्र सिंह राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है, मदन सिंह राठौड़ माफ कीजिएगा, वो उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में देशभक्ति के लिए सचिन पायलट को बीजेपी में आ जाना चाहिए, कांग्रेस उनका सम्मान नहीं करेगी। तो कुछ लग रहा है क्या यहाँ पे भी हिमंता बिस्वा शर्मा या शुभेंदु अधिकारी की तरफ सचिन पायलट बीजेपी में चले जाएंगे? अब देखिएगा कि सचिन पायलट अपने पिता की विरासत संभालते हुए हैं। देखिएगा वो पहले बार भरतपुर से चुनाव लड़े, उसके बाद अजमेर चुनाव लड़े, उस अजमेर चुनाव हारने के बाद वो टोंक चले गए, और टोंक से दूसरी बार विधायक बनकर के उप मुख्यमंत्री बने। और देखिएगा वो तो खेल उनका किस्मत खुद की ऐसी थी कि वो मनेसर कांड के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगते हैं, और अभी गजेंद्र सिंह शेखावत आरोप लगाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सब रचिता तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। अब मानेसर के समय पे अगर नहीं गए हो, तो अब मुझे लगता है कि वो बीजेपी छोड़ करके बीजेपी में चले जाएं, और उनका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो बीजेपी में गए, उनका अस्तित्व इतना बहुत बड़ा भारी नहीं बन पाया, कहीं मुख्यमंत्री नहीं बन पाए कांग्रेस। विश्वास की बात छोड़िएगा, बाकी की जगह कहीं ऐसा नहीं लगता कि उनका बहुत बड़ा प्रभाव जो उनके चारों दोस्त थे, आरपीएन सिंह और बीजेपी में कोई बहुत बड़े। और ये भी अगर अब वो मेरी तो पर्सनली बात हुई, बोले आज की स्थिति में मैं क्यों जाऊंगा। और देखिए राजस्थान का भविष्य तो अब भी जिस प्रकार से अभी केरल में जीत का श्रेय हमारे सचिन पायलट के ऊपर जाता है ना, उन्होंने वहां पर 55 सीटों पर काम किया, 14 में से 10 जिलों में गए सर वो। ये कह रहा हूँ प्रभावी भूमिका में रहे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं सचिन पायलट को लाने की तैयारी ये क्यों कर रहे हैं।
ऐसा लगता है कि नेतृत्व तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना दे सचिन पायलट को, और क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का टेन्योर पूरा हो गया, ओवर जा रहे हैं, वो रहेंगे नहीं रहेंगे, किसके नेतृत्व में 28 का जो चुनाव होगा वो किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा अभी तय नहीं है। तय ये है कि भाई सचिन पायलट को अगर अस्तित्व दिया जाता है तो अभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी है जी सर। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का प्रभावी भूमिका में आज भी देखिएगा, जब चुनाव हुआ था 2023 में, तो अशोक गहलोत ने कहा था कि मेरे लोगों को टिकट नहीं मिला, सचिन पायलट के लोगों को सब कुछ मिल गया टिकट। और अभी भी गए हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह भी देते हैं कि भाई ये तो माने सर बोले नहीं है, अब तो समझदार है बहुत सारे, और लेकिन अशोक गहलोत को केंद्र में तरजीह नहीं मिल रही है। 25 सितंबर का आदेश और पर्ची अशोक गहलोत ने नहीं मानी, उसका परिणाम है कि उसको माफी मांग करके कांग्रेस में रहना पड़ा। और जो परिस्थितियां वो निश्चित रूप पे, ये बात तो सही है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखने में, अपनी बातों को कहने में पीछे नहीं रहते, क्योंकि उनके पास अनुभव तो है जी, 3 बार मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में नेता रहना, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष 3 बार रहना, तो प्रभाव उन्होंने बहुत सारे लोगों को बनाया भी है, तो वो अभी भी फॉलोवर है उनके, फॉलोवर होने के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला 2028 का जब चुनाव होगा तो अशोक गहलोत पहले वाली भूमिका में नहीं रह पाएंगे। अब कितने लोगों को टिकट दिला पाएंगे, किस तरह की स्थितियां बनेगी, उनकी राजनीतिक खेल ये होता है कि वो लोगों को हराने का काम भी करते हैं, जिताने का काम तो करते हैं, लेकिन पार्टी के लोगों को भी हराने का काम कई बार कर देते हैं कि भाई वो जिस तरह से पहले भी कहा कि अल्पमत की सरकार में अशोक गहलोत प्रभावी रहते हैं, बहुमत की सरकार में अशोक गहलोत को राजनीति का खेल खत्म हो जाता है। अगर आने वाले समय में अब किसका राज आएगा वो तो जनता तय करेगी, लेकिन अगर बहुमत वाला अगर आता है तो फिर सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस में ज्यादा सुरक्षित नजर आता है, बीजेपी में उनको जाएंगे भी नहीं। अच्छा सर, अशोक गहलोत अपने बेटे के लिए भी लड़ सकते हैं क्या, वैभव गहलोत? क्योंकि जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा, कमलनाथ अपने सुपुत्र को ले आए, नकुलनाथ को, तो अशोक गहलोत भी समझ गए कि अब मेरा तो हो गया, मेरे को तो जितनी राजनीति करनी थी कर लिया, बेटे को सेट कर दिया जाए। तो अगर सचिन उस रास्ते का रोड़ा नहीं बनते हैं तो वैभव गहलोत के राजनीतिक सफर में, तो अशोक गहलोत मान जाएंगे सचिन पायलट के नाम पे, या फिर वो लाइन में खड़े हो जाएंगे सीएम कुर्सी की? मेरी बात नहीं है, अशोक गहलोत ने 2 बार पार्लियामेंट चुनाव बेटे हार गए, जोधपुर से चुनाव नहीं जीता पाए, जालोर शुरू से चुनाव नहीं जीता पाए, और सचिन पायलट तो कह रहे हैं कि मैंने जोधपुर में मैंने टिकट दिलाया था। अच्छा, तो गलत नहीं कि नहीं, मैंने कहा था कि लड़ा हूँ चुनाव। तो 2 बार की राजनीति में चुनाव नहीं जीत पाए, जो चुनाव नहीं जीत पाता है तो फिर अब देखिए उसका खुद का अस्तित्व नहीं है। अशोक गहलोत का अस्तित्व है लेकिन बेटे का अस्तित्व नहीं है। सचिन पायलट, देखिए राजेश पायलट का अस्तित्व था, उसके बाद क्योंकि सचिन पायलट तो जब उनकी मृत्यु हो गई, घटना में चले गए, उसके बाद उनकी माँ जिस प्रकार से लेके आई और उनके ऊपर भी जिस प्रकार से राधा मोहन अग्रवाल आरोप लगा के ये तो बेरू क्या है, पीछे आके जीत गया, लेकिन अब वो ये भूल जाते हैं कि उनके बेरू पे चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। अब जौनपुरिया जो है सांसद रहे, वो कहाँ से आए, हरियाणा से आके, हरियाणा से आके यहाँ पे, वो तो बेरू पे नहीं है, सचिन पायलट बेरू पे इसलिए है क्योंकि उनकी पार्टी के नहीं। तो देखिए वो उसके बाद उसी के कारण से मदन राठौड़ ने कहा था कि भाई वो तो यूपी के हैं, इसलिए कुछ भावनाओं में बह के कह गए थे, सचिन पायलट को हम लेने के लिए तैयार है। तो वो कह रहे हैं कि वो सचिन पायलट ने कहा भी कि राधा मोहन अग्रवाल मुझसे मैं कभी मिला नहीं, मिलने में तो पूछूंगा कि आखिर मेरे से नाराजगी क्या है। तो जिस तरह से मृदुभाषी और ढंग से बोलने का तरीका सचिन पायलट का है, वो कभी किसी युवाओं में भी क्रेज है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाने में विश्वास नहीं करते, वो अपनी राजनीति करते हैं। अब जिस तरह से उनकी है, उन्होंने भी फॉलोअर तो खड़े किए, जब 5 साल जब कांग्रेस 21 विधायक थे, इसे 99 तक लाने का सफर अगर सचिन पायलट ने पूरा किया तो अब तो स्थिति वैसी नहीं पुरानी, लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं, हमारी हर मुख्यमंत्री कहता है कि सरकार उसकी आएगी क्योंकि मुख्यमंत्री रहना है, उसको कहना ही है। बिल्कुल सर। और काम काज अभी बीजेपी ने जो 3-4 प्रोजेक्ट बड़े किए हैं, उससे देखिए छवि तो खराब नहीं है, छवि तो ठीक है, छवि तो ERC का मुद्दा अशोक गहलोत ने जीवित रखा था, कुछ किया ही नहीं। वहां पे देखिए उन्होंने जिस प्रकार से बजट अलॉट किया था, खर्च किया 2100 करोड़ और 13,900 करोड़ रुपए बजट देकर के, तो वो खेल करना चाहते थे कि किस तरह से और पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से भाजपा का अस्तित्व ठीक हुआ और कांग्रेस की स्थिति पार्लियामेंट के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति ठीक रही, लेकिन वहां पर नहीं रही। तो ये बात सही है कि आने वाला चुनाव
किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा उस पर ज्यादा प्रभावी होगा। अब कांग्रेस का नेतृत्व फैसला करेगा, उसी आधार पर निर्णय होगा। सर, आप इतने लंबे समय से दोनों ही दलों को देख रहे हैं। अशोक गहलोत जादूगर, मतलब एक कहा जाता है कि राजनीति के जादूगर है। तो एक तो पेशे या परिवार का जादूगरी का था, इस कारण से ही ये संज्ञा जुड़ गई, या वाकई राजनीतिक जादूगर है राजस्थान में? देखिए, शुरुआती दौर में तो इनके पिता तो जादूगर थे, लेकिन शुरुआत में तो जोधपुर की ऐसी स्थिति थी कि वहाँ टिकट लेने वाला कोई था नहीं जी। परशुराम मदेरणा और केस सिंह जी ये थे कि भाई चुनाव किसको लड़ाया जाए, क्योंकि अपन चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो इनको टिकट इसलिए दिया गया था कि कोई लड़ने वाला नहीं था, इनको टिकट दिया गया और चुनाव जीत गए। पहली बार चुनाव जीतने के बाद ये जिस तरह से वहाँ पर जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा था, तो इंदिरा जी ने इनको पैसा दिया था, तो इन्होंने लौटाया था 5 लाख रुपए। उनका ये ऐसा कैसा है, कौन है सांसद जिसने कि पैसा बचा जो लौटा के आया, तो उसको उप मुख्यमंत्री बनाया था केंद्र में। तो राजनीति, शुरुआत की राजनीति तो बहुत प्रभावी नहीं है ना, परिवार के दृष्टि से। अशोक गहलोत ने जिस प्रकार की राजनीति शुरुआत की, हाँ, पहले वाला शासन बहुत ठीक था। अशोक गहलोत ने जमीन से जुड़े लोगों को, बहुतों को अपने स्थान दिया, नए लोग लाए, और युवा राजनीति में परशुराम मदेरणा जो प्रभावी भूमिका में थे, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जबकि जिस प्रकार की स्थिति थी, क्योंकि ये तो थे ही नहीं, ये तो एमएलए तो थे ही नहीं, निश्चित तौर पर पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो उनको पार्लियामेंट मेंबर के बाद में इनको बनाया गया, और फिर विधायक मानसिंह देवड़ा इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़ाया गया। तो ये बात है कि शुरुआत में इन्होंने बहुत अच्छा लोगों को जोड़ने का काम किया और संगठन को अपने तरीके से चलाया, और संगठन को खत्म करने का काम भी श्रेय जाता है तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाता है कि इन्होंने पूरे डिजोल्व कर दिया था सचिन पायलट की राजनीति को खत्म करने के लिए। अच्छा। भाग्य ऐसा रहा कि सचिन पायलट की राजनीति खत्म नहीं हो पाई, क्योंकि सीधे तौर पर गांधी परिवार से अगर नजदीकापन है तो सचिन पायलट का है, इनका नहीं है, अशोक गहलोत का सीधे तौर पर नहीं मिलते थे। और खबर तो ये चलती कि ये 10 जनपद सोनिया गांधी के ज्यादा करीब है। पुराने जमाने की बातें, जब पहले टेंडर में थे जी, तो एक मंत्रियों को सबको कहा गया थे 5-5 लाख रुपए केंद्र को देने हैं, तो उस वक्त सब मंत्री 5 लाख की जगह 25 लाख कमाने लगे थे, तो बदनाम हो गए थे। तो उस तरह की राजनीति मैंने देखी कि पहली बार ऐसा कहा गया कि 5 लाख रुपए हर मंत्री को केंद्र के लिए देने, और यही देखिए शादी दरिवार पैसा लेके जाते थे। तो ये बहुत सारा खेल अलग तरह का था, इसलिए अशोक गहलोत की जरूरत थी वहाँ पर, क्योंकि पैसा की जरूरत होती है। तो आप अगर मुख्यमंत्री को फ्री हैंड देने के लिए, फ्री हैंड कैसे देंगे, इसी हैंड देंगे। इसलिए राजनीतिक तौर पर पहले वाले टेंडर में, फिर सेकंड टेंडर में, थर्ड टेंडर ठीक नहीं रहा। अल्पमत की सरकार चलाई, और अल्पमत की सरकार में कांग्रेस की जगह अशोक गहलोत के लोग ज्यादा हो गए, कांग्रेस के लोग नहीं रहे। उसी कारण से आपने बीजेपी शासन में आ गए। तो गहलोत सरकार के टाइम पे ये माफिया भी ज्यादा उभरे, बजरी माफिया, ये सब, क्योंकि यहाँ राजस्थान में बजरी का खेल बड़ा लंबा चलता है, और निश्चित तौर पर चंबल में चंबल नदी है, आपकी बनास नदी है, और लूणी नदी है, तीनों पर बेल्ट में 1000 करोड़ का तो प्रॉफिट वाला मामला है। कितना मिलता है, इसलिए बहुत सारे माफिया भी पनपे, और माफिया इसलिए पनपे कि क्योंकि केंद्र को अगर आपको देना है, केंद्र को देने के लिए कहाँ से आएगा, तो इसलिए अभी तो देखिएगा खान, पहले खान भी देते थे, उनके कहने से होता था, सारा ब्लॉक होती थी। अब वो सब चीजें ऑनलाइन हो गई, तो अब बहुत सारी बजरी का खेल अभी भी केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बावजूद भी स्थितियां सुधरी नहीं। जो 10,000 का ट्रक आता था वो 60,000 का ट्रक आता है, बहुत बड़ा पैसा। आज पहले भी चलता था, बीजेपी का राज को चाहे कांग्रेस का राज को, आज भी देखिए बिजली का खेल अभी भी चल रहा है, कोई रोक नहीं है। सर, सीएम भजन लाल शर्मा अपना 5 साल पूरा कर पाएंगे? फिलहाल तो देखिएगा आज की स्थिति में तो कोई कह नहीं सकता कि भजन लाल शर्मा को हटाए जाने की बात है, क्योंकि यहाँ पर यमुना जल समझौता करने में सफल हो गए। जयपुर में मेट्रो वाला सेकंड टर्न 13,000 करोड़ की योजना के लेके आ गए। अब आपने ERCP तो राम सेतु वाला 26,000 भले राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं की गई, तो ये बड़े बड़े काम जो भजन लाल शर्मा करा गए, जो सोचा नहीं पा रहा था, क्योंकि केंद्र ने ये जानते हैं कि भाई अगर भाजपा को स्थायी रखना है तो कुछ फैसले तो प्रदेश के पक्ष में करने पड़ेंगे, जो बड़े फैसले हुए हैं।
और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा राजस्थान को ऐसे एक्स्ट्रा रूप में मिला हो, वो तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, फैसला तो देखिएगा आज 1 साल पहले क्या फैसला बीजेपी करती है, वो तो किसी को पता नहीं। वो तो रणनीति के तहत अमित शाह, नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, वो तो वो जाने। लेकिन राजस्थान की राजनीति फिलहाल अभी कोई ऐसा संकट मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं लगता है। मंत्रिमंडल का विस्तार निश्चित तौर पर होगा, ये मैं कह सकता हूँ कि आप देख लेंगे मई माह में या जून के फर्स्ट वीक में राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, व्यापक फेरबदल भी हो सकता है और 10-12 तो हटाए 5-7 हटाए जाने के बाद 10-12 वापस से नए लाने की बात तो हो रही है और पहली बार वालों को भी लाया जा सकता है। अब तो ऐसा नहीं कि महिलाओं को नेतृत्व देने की बात भी आती है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा नेतृत्व नहीं है अभी भी। मौजूदा स्थिति में तो 2 ही हैं कि उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं और कोई है नहीं ज्यादा, 2 ही महिलाएं। तो इसलिए नई महिलाओं को लाने की बात भी हो रही है, जिस प्रकार से कि अनीता बघेल की बात है, दीप्ति किरण महेश्वरी की बात है, एक और महिला है, उनको लाया जा सकता है। जिस तरह से चर्चा बहुत है कि हाँ, लोगों को लाया जाए। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। ये हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी थे। राजस्थान की राजनीति पे आज उनसे व्यापक बात हुई और समझने की कोशिश की कि सीएम भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का राजनीतिक भविष्य और राजस्थान कितनी गति से विकास कर रहा है। इस शो को में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।